नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा चैनल बिज तक। मैं आपके साथ तनीषा, और आज हमारे साथ मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट रजत सर। सर, आज के इस खास सत्र में हमारे आमने सामने कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं जो हर भारतीय निवेशक के दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं। बाजार नए रिकॉर्ड छूकर भी बड़ी तेजी क्यों नहीं दिखा पा रहा है? निफ्टी ने इतना हाई जाकर भी नीचे गिर गया, और फिर बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के बाद नीचे खिसक गया। सब बहुत सारे सवाल हैं। रुपया भी जो है वो 90 के पार जा चुका है। लेकिन कैसा बाजार की पूरी हलचल चल रही है, फिर आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है 5 दिसंबर को, जिसको लेकर लोगों को लगता है कि 0.25% तक कम हो सकते हैं। बीपीएस या 25 बीपीएस कम हो सकता है। सर, आपका इस पर क्या कहना है? हम एक एक करके एक एक सवाल लेंगे और सर से जानेंगे कि इन सभी बड़े सवालों पर पॉलिसी बाजार से शुरुआत करेंगे, हर चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहने वाला है कि बाजार में क्यों नहीं बन रहा है पैसा इस समय? देखिए, पैसा तो बना था लेकिन बहुत ही चुनिंदा स्टॉक्स में ज्यादातर लोग परेशान हैं हम्म। क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स क्रैश हो गए हैं। अब 14 महीने का वनवास काटा, 14 महीने बाद निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लेवल लगा दिया। 26,325.8 ये अब तक का ऐतिहासिक लेवल है जो आपने 1 दिसंबर को लगाया था इसी हफ्ते। उसके बाद फिर जैसी टच एंड गो ही सही हो गया, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आ गई। वही उस दिन के बाद से हमने वो लेवल्स देखे नहीं, दोबारा अटेम्प्ट भी नहीं किया हमने उन हम्म। लेवल्स को, तो उसके आसपास भी नहीं जा रहे हैं। 1 दिसंबर को बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई लेवल लगाया 60,114 का, वहां से एकदम से गिरावट आई और 26,000 के लेवल के नीचे चला गया अब निफ्टी। और बैंक निफ्टी 59,500 का लेवल तोड़ चुका है। तो ऑब्वियसली गिरावट तो है। अब मुद्दा यही है कि लार्ज कैप्स के बलबूते तेजी बनी थी और लार्ज कैप्स ही ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली दिखा गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप वाईटीडी देखोगे, ईयर हम्म। टिल डेट 2025 के अगर रिटर्न्स देखोगे, तो निफ्टी में लगभग 9.5% ज्यादा का रिटर्न बना है, बैंक निफ्टी में 16% का रिटर्न बना है, मिड कैप सिलेक्ट में 7.5%, 7.25% के आसपास का रिटर्न बना है। लेकिन पैसा किसने कमाया? मिड कैप स्टॉक्स में तो बहुत बुरी तरीके से बिकवाली हुई है और रुला दिया उन्होंने। तो हम्म। बाजार का स्ट्रक्चर ठीक है, रिकॉर्ड लेवल पे इंडेक्स है, लेकिन सवाल ये कि जो मिड कैप्स में फंस गए उनका क्या? और हम्म। मिड कैप्स की बिकवाली अलग ही स्केल की नजर आती है। अब इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हैं हमारे सामने। सर, मेरा यही सवाल है कि जैसे बैंक शेयर महंगे हो गए, क्या रुपया टूट गया है, 90 को पार कर गया? इस पर आपका क्या कहना है? ऐसे आपने बताया कि बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पर गया, और निफ्टी ने भी अपना रिकॉर्ड छुआ था, 26,325 के पार गया और फिर गिर भी गया। आपने हम्म। बताया कैसे चला ये सब। बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई से फिसल गया, बैंक शेयर भी महंगे हो गए, और रुपया भी टूट गया, 90 को पार कर गया। सर, आपका क्या कहना है? ये चलती रहेगी बिक वाली? बैंक शेयर्स महंगे नहीं, बैंक्स पे ना बहुत भरोसा है, एनबीएफसीज और फाइनेंशियल्स बैंक्स पे ही भरोसा है अभी भी है मार्केट को, क्योंकि अर्निंग्स भी ठीक आ गई और बाजार को एक पॉकेट ऐसी चीज थी जहां पर स्ट्रक्चरल स्टोरी डेवलप हो रही हो। तो फाइनेंशियल्स बैंक्स अगर आप देखो पिछले कुछ 6 महीने में, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर निकल के आया है, हम्म। बैंकिंग और फाइनेंशियल। अब तो खैर आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, और आपने जो बोला रुपया ऑल टाइम लो लेवल पे पहुंच गया है, ये कंसर्न पैदा कर रहा है। रुपया ऑल टाइम लो लेवल पे होते हुए भी आपका मार्केट रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे ऐसा कैसे हो गया है? एफआईज तो खरीद नहीं रहे। जब हम्म। रुपया लगातार टूटेगा, इस साल 2025 में लगभग 5.25% नीचे है रुपया, डॉलर के कंपैरेटिव टूटा हुआ है, तो एफआईज तो खरीदेंगे नहीं ऐसी वाली मार्केट में। तो घरेलू इंस्टीट्यूशंस ने बेट लगा रखी है और उनका बहुत पसंदीदा सेक्टर बैंक्स होता है। इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज बैंक्स की होती है, तो इसलिए इंडेक्स ऊपर चला गया। तो अब समझ में आया कि फिर मिड कैप स्टॉक्स तो पीछे छूट गए। बैंक्स फाइनेंशियल्स करते करते आपका बैंक निफ्टी भी रिकॉर्ड हाई पे चला गया, निफ्टी फाइनेंशियल भी रिकॉर्ड हाई लेवल पे चला गया, निफ्टी भी रिकॉर्ड हाई लेवल पे चला गया। लेकिन अब लार्ज कैप स्टॉक्स पे थोड़ा कंसर्न हो गया है कि इसके बाद क्या? बैंक्स, ऑटोज, मेटल्स, इसके बाद क्या दिखता है आपको मार्केट में? तो अब थोड़ा थोड़ा आईटी स्टॉक्स ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर वैल्यूएशन हो जाएगी, ओवर वैल्यूड हो जाएंगे शेयर्स फाइनेंशियल्स वाले, तो वहां पर भी थोड़ी मुनाफा वसूली होगी। लेकिन मेन मुद्दा यही है बाजार के गिरने का अभी, कि रुपया एक तो नर्वसनेस पैदा कर रहा है, आरबीआई की मुसीबत बड़ी पड़ी है। दूसरा, लार्ज कैप स्टॉक्स में मुनाफा वसूली, एफपीआई बिल्कुल भी नहीं खरीद रहे हैं अभी मार्केट में। एफपीआई ने तो 2,76,000 करोड़ रुपए का की सेलिंग कर रखी है इस पूरे साल में। हम्म। पिछले महीने में नहीं खरीदा, इस महीने में भी कैश में ढंग से नहीं खरीद रहे। हम्म। और रिटेलर्स फिर परेशान होते हैं तो उनके स्टॉप लॉसेस करते हैं। और ये जो एक डील होने वाली थी ना भारत और यूएस के बीच में, कभी ना हम्म। कभी तो हो जाएगी, हमें भी पता है, बहुत बातें होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप चक्कर भी काट चुके हैं एशिया का, और हमारे यहाँ पर भी बातें बहुत होती हैं कि कभी ना कभी हो जाएगी। लेकिन होगी कब? टलती चली जा रही है, टलती चली जा रही है, एक और उनको फिर विजिट ना करनी पड़ जाए डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, यूएस और भारत की ट्रेड डील में देरी, ये भी कहीं ना कहीं बाजार में कंसर्न पैदा कर रही है। तो ठीक है, फाइनेंशियल स्टॉक्स महंगे ऑब्वियसली हो गए हैं, जिन लेवल्स पे आप 6 महीने पहले देखते थे वहां पर तो नहीं है। लेकिन एक ऐसी पॉकेट कंसंट्रेशन रिस्क पैदा कर रही है कि आप उनके बलबूते और कितना चढ़ोगे, किसी और को भी सामने आना पड़ेगा अभी। हम्म।
सर लेकिन आईपीओ की जो ये बाढ़ आ रखी है, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स हाँ, क्रैश हो गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये भी बहुत सरप्राइजिंग है। इस साल 97 आईपीओ आए, हम्म। 1,54,000 करोड़ रुपए, हम्म। 1,54,000 करोड़ रुपए जुटाए आईपीओ के जरिए कंपनियों ने, हम्म। या फिर कुछ ओएफएस भी थे उसमें से बीच में। लेकिन अभी आप दिसंबर में भी देखोगे तब भी 31,000 करोड़ के पाइपलाइन में हैं आईपीओ। इतनी ज्यादा बाढ़ आ रखी है ना नई कंपनी। अब आपकी पुरानी शर्ट खराब, नई शर्ट पहन लोगे तो उसमें आप ज्यादा चमकदार लगोगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। सेकेंडरी मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है तो प्राइमरी मार्केट से कितना बना लोगे। आप डेटा पॉइंट्स देखो, 2025 में जो नई लिस्टिंग हुई, चाहे लिस्टिंग डे वाले दिन अच्छा हो गया, हम्म। लेकिन अब क्या हाल है। 53, माफ कीजिएगा, 53 शेयर्स जो हैं, हम्म। 53 शेयर वो हरे निशान में हैं, और हम्म। 44 शेयर्स जो नए लिस्ट हुए थे वो लाल निशान में हैं। तो हम्म। पिक्चर बटी बटी है। और ज्यादा कोई बहुत बड़े बड़े रिटर्न, अगर आपने सभी में आईपीओ आपको मिल गया होता तुक्के से, तो कोई बहुत बड़े बड़े रिटर्न नहीं मिले। मुश्किल से 8% का रिटर्न जनरेट कर पाते आप। तो हम्म। नई कंपनियों में, कुछ चुनिंदा कंपनियों में पैसा बना, कुछ चुनिंदा कंपनियों में जरूरत से ज्यादा टूट गया, हालत टाइट हो रखी है। मिड कैप्स, आप बार बार हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि मिड कैप्स तो क्रैश ही हो गए हैं, मार्केट ब्रेथ बहुत ज्यादा वीक है। कई प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बेचा है, पीई फंड्स ने, पीई इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने अब एग्जिट किया है बहुत सारी कंपनियों में से। तो ऐसी मार्केट में ना कुछ काउंटर स्पेसिफिक मूव्स आएंगे, ज्यादातर स्टॉक्स ठंडे पड़े रहेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैल्यूएशन ठीक हो जाएगी, फिर कभी इंस्टीट्यूशंस का मन करेगा वो खरीदारी करेंगे, तो जाके पोर्टफोलियोज आपके हरे हरे होने शुरू होंगे। लेकिन तकलीफ दुख दर्द से ज्यादा गुजरना पड़ेगा। हम्म। सर ये जो गिरावट है, ये मौका है या फिर एफआईआईज बेच गए और रिटेल फंस गए? ये सब क्या चल रहा है सर, इस सवाल का जवाब दें। हाँ, वो रिटेल तो फंसे हुए हैं, वो तो दिखता है। हाँ। लेकिन अब इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हैं, 4 से 5 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं भारत में। एक तो आप वो देखो कि रूस के साथ क्या कुछ डील्स की अनाउंसमेंट होती है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप भी कितना घूर घूर के देख रहे होंगे। उन्होंने तो बोला हुआ है ना कि रूस से जो भी तेल खरीदेगा उसके ऊपर फिर सैंक्शंस वगैरह ऐसी वैसी बातें करते हैं कि उस कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा पेनल्टी लगा देंगे। रूस हम्म। के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं ईयू ने भी, और साथ ही साथ अमेरिका ने भी, कि वहां से आप तेल नहीं खरीद सकते। वो हम्म। फंडिंग करते हैं यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा है इसके चलते। रूस को जो भी पैसा मिलता है वो उसमें फंडिंग के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये सारी बातें चलती हैं। अब भारत के वो दौरे पे हैं, तो अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स होंगी, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप बहुत नोटिस करेंगे, और इसी के चलते देख लो आप क्या सोचते हो, आपकी ट्रेड डील इतनी आसानी से हो जाएगी यूएस के साथ? ऊपर से 5 दिसंबर शुक्रवार को सबसे बड़ा इवेंट है आरबीआई पॉलिसी। देखिए, ये एक ऐसा इवेंट है, आरबीआई पॉलिसी, और 11 दिसंबर को यूएस फेड की पॉलिसी। हम्म। ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स और बजट से जुड़ी खबरें तो इम्पैक्ट डालेंगी, लेकिन हम ना थोड़ा इंपॉर्टेंट इसको दे रहे हैं। ये जो सेंट्रल बैंक्स का रुख होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे आप अभी के रेट्स देखो, यूएस फेड का जो मौजूदा रेट है वो है 3.75% से 4%। और हम देख रहे हैं कि अब यूएस फेड इन्फ्लेशन की बजाय ग्रोथ पे ज्यादा फोकस दे रहा है, लेकिन ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए रेट कट कर रहा है। अभी भी एक्सपेक्टेशन ये 89% प्रोबेबिलिटी है कि 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट हो जाएगा यूएस फेड की पॉलिसी में, जो कि 11 दिसंबर को आनी है। उससे पहले हमारे आरबीआई को काम करना है, आरबीआई गवर्नर के हाथ में कमान है। उनकी पॉलिसी आ रही है पहले 5 दिसंबर को शुक्रवार को, और 5.5% का रेपो रेट है अभी। लेकिन 25 बेसिस पॉइंट्स कट होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा, इसमें इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए पैदा हो गया क्योंकि हाल के आंकड़े बहुत बढ़िया आ गए। Q2 का जीडीपी आंकड़ा आया 8.2%, जो बहुत तगड़ा आंकड़ा था। आरबीआई खुद अनुमान करके बैठा था कि Q2 में 7% का आंकड़ा आएगा। बताओ, हम्म। 8.2% का आंकड़ा आ गया। अब अगर उन्होंने रेट कटौती कर दी तो फिर क्यों करेंगे आरबीआई गवर्नर रेट कटौती? एक तो ये सवाल। ऊपर से FY 2026 के लिए प्रोजेक्शन जो आरबीआई ने दे रखा है जीडीपी का वो है 6.8%। ऊपर से महंगाई बहुत कम हो रखी है, 0.25%, जो कि ये जो बेस ईयर चल रहा है 2012 वाला, इसके सबसे लोएस्ट लेवल पे है। ऐसी स्थिति में माना महंगाई कम है तो उनके पास कुशन है ब्याज दरें घटाने का, लेकिन ये जीडीपी का आंकड़ा जो इतना ओवरशूट हो रखा है 8.2%, इसके ऊपर आरबीआई गवर्नर क्या बोलते हैं, रुपए की गिरावट के ऊपर आरबीआई गवर्नर क्या बोलते हैं? तो तालमेल बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है आरबीआई गवर्नर को। और ये इस बार की पॉलिसी कुछ डिसाइडर फैक्टर ही होगी, इसलिए ट्रेडर्स थोड़े नर्वस हो गए हैं। मुझे नहीं लग रहा कि रेट में कोई भी कटौती होगी, लेकिन उन्होंने इशारा दिया है कि उनके पास स्कोप है ब्याज दरें घटाने का। और अगर यूएस फेड ने किया तो भारत को भी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम करने पड़ेंगे। तो ऐसा लग रहा है या तो 25 बेसिस पॉइंट्स होगा, बटा बटा व्यू है, या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इसके चलते थोड़ा कॉशियस हैं। हालांकि सर जापान की जो नामी ब्रोकरेज फर्म है नोमुरा, उसने भी अपने ताज़ा रिपोर्ट्स जारी की जिसमें उन्होंने भी ट्रेड डील को लेकर भी बात की, और आरबीआई के रेट कट्स में भी की, जिसमें उन्होंने भी बोला कि 25 बेसिस पॉइंट्स तक कम कर सकती है, ऐसा उनका भी अनुमान है। हाँ, 2025 में भी तो देखो ना कि आरबीआई ने 1% तो कम कर दिया है, ऊपर से सीआरआर में भी चरणबद्ध तरीके से कटौती कर दी है। तो हम्म।
1% रेपो रेट में कैसे कमी करी, 7 फरवरी को 2025 को 25 बेसिस पॉइंट घटाया था, 9 अप्रैल 2025 को फिर 25 बेसिस पॉइंट घटाया था, लेकिन फिर जब एकदम से नए गवर्नर ने ये किया था ना 50 बेसिस पॉइंट्स का कट, वो सरप्राइज एलिमेंट था मार्केट के पास, जो कि 6 जून 2025 को हुआ था रेट कट। और हम्म। तब 5.5% पे रेपो रेट आ गया, उसको मेंटेन करके रखा, अगली दो पॉलिसीज में कुछ भी बदलाव नहीं किया। जीडीपी प्रोजेक्शंस ऊपर नीचे किए, इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शंस ऊपर नीचे किए, लेकिन रेपो रेट में कुछ नहीं किया। 5.5% पे स्थिर है। अब स्कोप है हमारे पास कि हाँ इसको और थोड़ा नीचे ले जाएं, 5.25% पे ले आए, लेकिन ये 5 दिसंबर को पता लगेगा कि क्या ये 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट करते हैं कि नहीं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक इवेंट होगा जिसको मार्केट बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा है। और आप देख रहे हो आज मार्केट पे गिरावट आई ना, इसमें मेरे को लग रहा है फाइनेंशियल्स धीरे धीरे लोअर एंड पे फिर से खरीदारी होती हुई नजर आएगी। तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो फाइनेंशियल स्टॉक्स को अगले एक दो ट्रेडिंग सेशंस के लिए भी, और हालांकि सर, इनफैक्ट अगले साल के लिए भी अच्छे ही हैं। ये भी हम जानते हैं कि जो रेपो रेट है उससे बहुत सारे हमारे लोन्स हो गए, बहुत इकोनॉमी, शेयर, सब पर असर होगा सर। शेयर से, मैं निवेशकों से भी अगर रिलेटेड आपसे एक सवाल जो मेरा रहने वाला है वो यही है कि ये जो आरबीआई पॉलिसी होगी ये बाजार को बूस्टर दे के जाएगी, अगर जैसा सोचा जा रहा है? आपका अनुमान है कि सर हो सकता है स्टिल रहे, हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट भी कम हो जाए। सर आपका इस पर क्या कहना है? शेयर बाजार के लिए आरबीआई पॉलिसी कैसे रहने वाली है? बूस्टर रहने वाली है या फिर स्टेबिलिटी रहने देखिए वाली सरप्राइज एलिमेंट तो नहीं है ना, बाजार हमेशा सरप्राइज एलिमेंट पे चलता है। अब हमारे पास जीएसटी ऑलरेडी कटौती हो चुकी है, है? रिकॉर्ड हाई पे आपके लेवल्स मार्केट पे है, सब कुछ ठीक है। और इसके अलावा अब कोई नया बड़ा ट्रिगर बजट में कुछ बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन है नहीं। आरबीआई गवर्नर 25 बेसिस पॉइंट्स भी कर देंगे ना, तब भी बाजार मेरे को लग रहा है कि ज्यादा खुश नहीं होगा, क्योंकि रिकॉर्ड हाई लेवल्स आपने देख लिए। प्रॉब्लम क्या है मार्केट की, मिड कैप स्टॉक्स और जो ब्रॉडर मार्केट्स की ब्रेथ है ना वो कमजोर है इस समय। तो ऐसी मार्केट इलोंगेटेड पीरियड ऑफ टाइम आपको तकलीफ दे सकती है, इसको बोलते हैं टाइम करेक्शन। यहां तो टाइम के साथ प्राइस करेक्शन भी हो रहा है। सिर्फ निफ्टी के लेवल्स देखोगे ना तो 26,150 के लेवल के ऊपर निकलेगा तब जाके 26,500 के बारे में आप सोच सकते हो, नहीं तो फिर वो सपना ही है 26,500। अब वैल्यू आपकी फेयर है, मतलब फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ओवर एक्सपेंसिव या फिर बहुत अंडर वैल्यूड हो, आप ठीक ठाक वैल्यूएशन पे कर रहे हो आप काम। ऊपर से अगर आपने आज जिस तरह की गिरावट दिखाई 25,950 के लेवल के नीचे मेंटेन होते चले जा रहे हो, और नीचे अगर खिसक गए तो फिर 25,700 25,800 वाला जोन आएगा, उसके बाद 25,500 वाला जोन भी आ सकता है। तो हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन जो तनाव हमने देखा मार्केट में, उसको आप एक करेक्टिव फेज ही कहोगे, जो मार्केट का अभी पूरा होता नहीं नजर आ रहा है। चाहे मिड कैप इंडेक्स, सीएनएक्स मिड कैप, या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल, सब रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे हैं। आपके पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स है, अधिकतर स्टॉक्स वो थोड़ा टाइम करेक्शन में है और प्राइस करेक्शन में है। तो इतना आसानी से वो तेज नहीं हो सकते हैं, आपको थोड़ा पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा। और अगर नहीं हो पा रहा है तो सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट कीजिए, अभी मार्केट में बहुत अच्छा मौका है, डिप आता है तो और मौका बनेगा। लेकिन इंडेक्स फंड की तरफ जा सकते हैं तो और भी बढ़िया। स्टॉक स्पेसिफिक कौन सा जाएगा कौन सा नहीं जाएगा उसको टाइमिंग करने के चक्कर में मत पड़िए। इस समय टेक्निकल सेटअप, आप थोड़ी देर तक घूर के देखो ना स्टॉक को, फट करके नीचे आ जाता है। प्रॉब्लम ये है मार्केट की। तो वैल्यूएशंस चाहे ठीक हो, सब कुछ ठीक हो कि हाँ मेरा स्टॉक चल नहीं रहा, अच्छी अर्निंग्स आ रही है उसके बाद नहीं चल रहा है, ऐसे वाला सिनेरियो है, तो कभी कभी बाजार में ये फेस देखने को मिलता है। आपको थोड़ा पेशेंस के साथ अपने स्टॉक्स को होल्ड करना पड़ेगा। तो सर यही थे कुछ बड़े सवाल जो निवेशकों के मन में और आम जनता के मन में भी चल रहे थे, क्योंकि रेपो रेट में जो कटौती होगी या जो भी आरबीआई का फैसला होगा उसका असर निवेशकों को भी पड़ेगा, साथ ही साथ जो आम जनता है जो लोन लेती है, बहुत सारे जो रेपो रेट से जुड़े होते हैं, उन सब पर भी पड़ेगा। सर मैं जो हमारी जनता देख रही है अभी इस समय हमें, मैं चाहूंगी कि आप उनको आखिर ये रेपो रेट इतना क्यों बवाल में है, क्यों इतना हाईलाइट हो रहा है, आखिर रेपो रेट होता क्या है? एक बार सर हमारे सभी ऑडियंस को ये जरूर क्लियर कर दीजिए। देखिए एक टूल है आरबीआई के पास, रेपो रेट, जिससे वो लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं सिस्टम में। आप ये इसको मोटा मोटा इस तरीके से समझिए कि किस इंटरेस्ट रेट्स पे आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। यानी कि जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से पैसे ले सकते हैं एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट्स पे, उसको बोलते हैं रेपो रेट। अगर ये इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो हम्म। फिर तो बैंकों को सस्ता पैसा मिलेगा ना, हम्म। और फिर वो आने वाले समय के लिए शॉर्ट टर्म जो बोरिंग नीड्स होती हैं कंपनीज की, उसमें वो दे सकते हैं पैसा उधारी पे कम रेट पे। तो एक ऐसा सिस्टम जिससे लिक्विडिटी मैनेज होती है, कम रेपो रेट मतलब कि ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ती है सिस्टम में, उसका जो कॉर्पोरेट्स हैं वो कम रेट पे बोरो कर सकते हैं। अगर ऐसी में ही अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए तो फिर हायर इंटरेस्ट रेट्स पे कॉर्पोरेट्स को बोरो करना पड़ेगा ना बैंक से, क्योंकि बैंक्स को भी पीछे से आरबीआई से ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे पैसा मिल रहा है। तो अभी जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो ये कि 5.5% का रेपो रेट है, और इस पॉलिसी में या तो 25 बेसिस पॉइंट्स का कट होगा रेपो रेट में, या फिर कुछ भी नहीं होगा। इस साल 2025 में 1% रेपो रेट ऑलरेडी घटा दिया है आरबीआई ने।
और उनके पास स्कोप है भविष्य में थोड़ा और घटाने का। तो बाजार तो ये उम्मीद करके चल रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेपो रेट कर दो, लेकिन ये सब आरबीआई गवर्नर के हाथ है, और 5 दिसंबर को आनी है पॉलिसी, तो देखते हैं क्या वो रेपो रेट में कटौती करते हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर दिस सर।